गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। एम्स नॉर्सेट एग्ज़ाम 2021 के लिए हमारा आज का वीडियो है। आज के इस वीडियो में हमने नॉर्सेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर्स को सेलेक्ट किया है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करेगा। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। Our question number 1 is: the first case of novel coronavirus was identified in which state of China? कोरोना वायरस का पहला केस चाइना के किस स्टेट में पाया गया था? बीजिंग, शंघाई, हुबई या टियानजिन? फ्रेंड्स, कोरोना वायरस तेजी से वापस फैल रहा है। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सभी प्रिकॉशंस को यूज करें। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, हुबई। कोरोना वायरस का पहला केस पूरी दुनिया में, कोरोना वायरस का जो सबसे पहला केस था वो चाइना कंट्री में मिला था, चीन में मिला था, और चीन के उस स्टेट का नाम है हुबई। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। द फर्स्ट केस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस वाज identified in Wuhan, Hubei in China. Question number 2. The nurse is caring for a client who has been placed in Burke's extension traction while awaiting surgical repair for fractured femur. आप एक क्लाइंट की केयर कर रहे हैं जिसमें फीमर फ्रैक्चर हुई है और उसमें बर्क्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन लगा हुआ है। हम सभी जानते हैं कि बर्क्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन एक स्किन ट्रैक्शन है जो कि फीमर फ्रैक्चर होने पर लगाया जाता है। What should the nurse check to perform a complete neurovascular assessment of a affected extremity? आपको उस पेशेंट की अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी में, प्रभावित भुजा में न्यूरोवैस्कुलर असेसमेंट करना है, तो इसके लिए आप क्या क्या चेक करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, वाइटल साइंस एंड बाइलेटरल लंग साउंड। आप उस पेशेंट के वाइटल्स चेक करेंगे और बाइलेटरल लंग साउंड को चेक करेंगे। या फिर वार्मथ ऑफ द स्किन एंड द टेम्परेचर इन द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी। आप स्किन और अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी का टेम्परेचर चेक करेंगे। या फिर पेन लेवल एट एंड फॉर द प्रेजेंस ऑफ एडिमा इन अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी। अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी में कितना दर्द है और वहां पर किसी प्रकार की सूजन है या नहीं, इसे चेक करेंगे। या फिर लास्ट ऑप्शन है, उस प्रभावित एक्सट्रीमिटी में, अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी में कलर, सेंसेशन, मूवमेंट, कैपिलरी रिफिल और पल्स, इन सभी पांचों चीजों को चेक करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। फीमर फ्रैक्चर होने के बाद पर्सन में बर्क्स ट्रैक्शन लगा हुआ है, तो आप उसमें न्यूरोवैस्कुलर असेसमेंट करने के लिए उस प्रभावित एक्सट्रीमिटी का कलर, वहाँ पर किसी प्रकार का सेंसेशन है या नहीं, उसकी वहाँ पर मूवमेंट है या नहीं, और वहाँ पर कैपिलरी रिफिल टाइम कितना है, साथ ही साथ वहाँ की पल्स कितनी है, उस भुजा में पल्स कितनी आ रही है, इन पांचों चीज़ों को चेक करेंगे। आइए रैशनल जान लेते हैं। अ कंप्लीट न्यूरोवैस्कुलर असेसमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज इंक्लूड कलर, सेंसेशन, मूवमेंट, कैपिलरी रिफिल एंड पल्स ऑफ द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी। किसी भी एक्सट्रीमिटी का कंप्लीट न्यूरोवैस्कुलर असेसमेंट यदि आपको करना है तो आप उसमें उस पर्टिकुलर एक्सट्रीमिटी का कलर क्या है, उसमें सेंसेशन मौजूद है या नहीं, वो मूव हो पा रही है या नहीं, कैपिलरी रिफिल कितना है और वहाँ की पल्स कितनी है, इन सभी पांचों चीज़ों को चेक करना कंप्लीट न्यूरोवैस्कुलर असेसमेंट कहलाता है और फ्रैक्चर्ड एक्सट्रीमिटी में आपको ये परफॉर्म करना चाहिए। बर्क्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन इज अ टाइप ऑफ स्किन ट्रैक्शन यूज्ड टू एलिविएट मसल स्पाज्म एंड इमोबिलाइज द लोअर लिम्ब। बर्क्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन जो है उसका इस्तेमाल हम प्रभावित एक्सट्रीमिटी या लोअर लिम्ब को इमोबिलाइज करने में इस्तेमाल करते हैं और इसकी वजह से मसल स्पाज्म भी नहीं आते। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज
applied by using elastic bandages or adhesive, a foam boot or a sling, and counterweights, and the foot of the bed is elevated to provide the traction. इस प्रकार के ट्रैक्शन को बनाने के लिए हम काउंटरवेट, स्लिंग, फोम बूट और इलास्टिक बैंडेजेस और एडेसिव का इस्तेमाल करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, नेम द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन. नियासिन की कमी से होने वाला रोग. पेलेग्रा, रिकेट्स, स्क्रैवी, पर्नीशियस एनीमिया. The right answer of the question is option A, पेलेग्रा. नियासिन की कमी से हमें या किसी भी पर्सन को पेलेग्रा नामक रोग हो सकता है. नियासिन को आप विटामिन B3 के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूजुअल साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन अ नर्स विल चूज इन एन अडल्ट फॉर Z-ट्रैक टेक्निक. किसी अडल्ट पेशेंट में आपको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना है Z-ट्रैक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए, तो आप इंजेक्शन साइट इनमें से कौन सी चुनेंगे? डेल्टॉइड, रेक्टस फीमोरिस, वेंट्रोग्लूटियल या फिर वेस्टस लैटरलिस. द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, वेंट्रोग्लूटियल. वेंट्रोग्लूटियल मसल्स में हम अडल्ट्स में Z-ट्रैक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस लगाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, अ टॉडलर स्क्रीम्स एंड क्राइज नॉइजली आफ्टर पेरेंटल विजिट, डिस्टर्बिंग ऑल अदर चिल्ड्रन. एक टॉडलर बच्चा है जो कि पेरेंटल विजिट के बाद बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है और दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है. When the crying is particularly loud and prolonged, the nurse put the cry in a separate room and closes the door. जब बच्चा बहुत तेजी से और लंबे समय तक रो रहा था, उस दौरान नर्स के द्वारा बच्चे के पालने या झूले को सेपरेट रूम में रखकर दरवाजे को लॉक कर दिया गया. The toddler is left there until the crying ceases, a matter of 30 to 45 minutes. और उस बच्चे को वहाँ से बाहर कम से कम 30 से 45 मिनट बाद लाया गया, जब तक कि उसने रोना बंद ना कर दिया. लीगली हाउ शुड दिस बिहेवियर बी इंटरप्रिटेड. यदि हम इस सिचुएशन को लीगली देखें तो इस बिहेवियर को आप किस प्रकार से इंटरप्रिट करेंगे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आई होप आप सारे सीन को समझ गए होंगे. एक बच्चा है जो कि पेरेंटल विजिट के दौरान बहुत ज़ोर से रो रहा था और चुप ना होने के कारण नर्स के द्वारा उस बच्चे को एक कमरे में छोड़ दिया गया लगभग 30 से 45 मिनट के लिए, जब तक कि उस बच्चे ने रोना बंद नहीं किया. यदि इस नर्स पर लीगल एक्शन लिया जाए या इस सिचुएशन को लीगली देखा जाए तो इस नर्स के इस बिहेवियर को आप किस प्रकार से इंटरप्रेट करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं. लिमिट्स हैड टू बी सेट टू कंट्रोल द चाइल्ड्स क्राइंग. बच्चे के रोने को कंट्रोल करने की लिमिट को हमें सेट करना चाहिए. ऑप्शन 2, द चाइल्ड हैड अ राइट टू रिमेन इन द रूम विथ अदर चिल्ड्रन. बच्चे का यह अधिकार है कि वो दूसरे बच्चों के साथ उसी रूम में रहे. ऑप्शन 3, द चाइल्ड हैड टू बी रिमूव्ड बिकॉज द अदर चिल्ड्रन नीडेड टू बी कंसीडर्ड. उस बच्चे को वहाँ से निकाल देना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से दूसरे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं और दूसरे लोगों को भी कंसीडर करने का प्रॉपर टाइम चाहिए. ऑप्शन नंबर 4, सेग्रीगेशन ऑफ चाइल्ड फॉर मोर देन हाफ एन आवर इज टू लॉन्ग अ पीरियड ऑफ टाइम. बच्चे को अलग करना, सेपरेट करना, आइसोलेट करना, सेग्रीगेट करना आधा घंटे से ज़्यादा, ये एक बहुत ही लंबा समय था. आपके अनुसार नर्स का ये बिहेवियर इन चारों ऑप्शंस में से किस प्रकार से आप इंटरप्रेट करेंगे? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2. लीगली अ पर्सन कैन नॉट बी लॉक्ड इन अ रूम और आइसोलेटेड अनलेस देयर इज अ थ्रेट ऑफ डेंजर ईदर टू सेल्फ और अदर्स. अगर आप लीगली इस सिचुएशन को देखना चाहें तो आप किसी भी पर्सन को आइसोलेट तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो खुद के लिए
या फिर दूसरों के लिए एक डेंजर हो। यहाँ पर नर्स के द्वारा बच्चे को अलग अकेले रूम में रखना सही नहीं था। बच्चे का यह अधिकार है कि वो दूसरे बच्चों के साथ उसी जगह पर मौजूद रहे। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट। रामसे स्केल इज यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ। रामसे स्केल का उपयोग किसके असेसमेंट में किया जाता है? सिडेशन, एंजियस पेशेंट, पेन, अराउजल। The right answer of this question is option A, sedation. रैमसे स्केल का उपयोग पर्सन में सिडेशन के असेसमेंट हेतु किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, कैल्शियम डिपोजिशन इन सॉफ्ट टिश्यू इज ड्यू टू। किसी भी पर्सन के सॉफ्ट टिश्यूज में कैल्शियम किस वजह से डिपॉजिट होने लगता है? ऑप्शन ए, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की कमी के कारण। ऑप्शन बी, एक्सेस ऑफ विटामिन डी की अधिकता के कारण। ऑप्शन सी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की कमी के कारण। या फिर एक्सेस ऑफ विटामिन सी की अधिकता के कारण। कैल्शियम डिपोजिशन इन सॉफ्ट टिश्यू। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, excess of vitamin D causes deposition of calcium in soft tissue। यदि किसी पर्सन के अंदर विटामिन डी की अधिकता हो जाती है, एक्सेस हो जाता है, तो उस पर्सन में कैल्शियम सॉफ्ट टिश्यूज, सॉफ्ट मसल्स के अंदर डिपॉजिट होने लगेगा। बिकॉज विटामिन डी एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। विटामिन डी एक तरह से कैटालाइसिस की तरह काम करता है। कैटालिस्ट एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी क्रिया की स्पीड को बढ़ा देते हैं या अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो जैसे ही इस पर्सन में विटामिन डी की मात्रा बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब होने लगेगा और फिर ये कैल्शियम मसल्स के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द नर्स इज टू एडमिनिस्टर एन आयरन इंजेक्शन टू एन अडल्ट, हाउ शुड दिस बी एडमिनिस्टर्ड। आपको किसी अडल्ट पर्सन में आयरन इंजेक्शन लगाना है तो आप इसे किस मेथड द्वारा एडमिनिस्टर करेंगे? सबक्यूटेनियस इन आर्म, इंट्राडर्मल इन फोरआर्म, इंट्रामस्कुलर इन डेल्टॉइड और Z-track IM in the gluteus। Important। The right answer of this question is option D, Z-track IM in gluteus। किसी भी पर्सन में यदि आपको आयरन इंजेक्शन कभी भी लगाना हो तो आप उसमें ग्लूटियस साइट सेलेक्ट करेंगे और जो मेथड होगा वो होगा Z-track मेथड ऑफ इंजेक्शन। Z-track मेथड का इस्तेमाल उन दवाओं के एडमिनिस्ट्रेशन हेतु किया जाता है जो कि ऑयल बेस्ड होती हैं, स्किन को डिसकलर कर सकती हैं, इरिटेशन कॉज कर सकती हैं। उन सभी के दवाओं को एडमिनिस्टर करने हेतु Z-track टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इस टेक्निक के द्वारा एडमिनिस्टर की गई सभी दवाएं टिश्यू में डीपली इंसर्ट की जाती हैं और इस मेथड के इस्तेमाल के कारण जो मेडिसिन है, ड्रग है, उसका बैकफ्लो लीकेज भी नहीं हो पाता। क्वेश्चन नंबर 9, द नर्स शुड मेक विच असेसमेंट टू अ प्रेग्नेंट क्लाइंट फाउंड टू हैव अ गायनेकॉइड पेल्विस। एक प्रेग्नेंट क्लाइंट है जिसमें गायनेकॉइड टाइप का पेल्विस मौजूद है। इस फाइंडिंग के पता चलने के बाद नर्स के द्वारा उस प्रेग्नेंट क्लाइंट से क्या कहा जाएगा? ऑप्शन 1, योर टाइप ऑफ पेल्विस हैज़ अ नैरो पेल्विक आर्क। आपका जो पेल्विस है उसकी जो आर्क है वो नैरो है। योर टाइप ऑफ पेल्विस इज मोस्ट फेवरेबल फॉर लेबर एंड बर्थ। गायनेकॉइड या आपका जो पेल्विक टाइप है वो बर्थ के लिए, लेबर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। या फिर योर टाइप ऑफ पेल्विस इज वाइड पेल्विस बट इट हैज़ अ शॉर्टर डायमीटर। आपका जो पेल्विस है वो वाइड पेल्विस है बट इसका जो डायमीटर है वो शॉर्ट है। या फिर यू विल नीड अ सिजेरियन सेक्शन बिकॉज दिस टाइप ऑफ पेल्विस नॉट फेवरेबल फॉर वेजाइनल डिलीवरी। आपको सिजेरियन सेक्शन यानी ऑपरेशन के थ्रू डिलीवरी करवानी पड़ेगी क्योंकि इस प्रकार का जो पेल्विस है वो वेजाइनल डिलीवरीज के लिए अच्छा नहीं माना जाता, सुटेबल नहीं है। व्हाट इज योर आंसर?
द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन 2। हम उस फीमेल से कहेंगे कि आपका पेल्विस जो है वो मोस्ट फेवरेबल है फॉर लेबर एंड बर्थ। बर्थ और लेबर के लिए गायनेकोइड पेल्विस मोस्ट सुटेबल पेल्विस माना जाता है। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। A gynecoid pelvis is normal female pelvis and it is most favorable for successful labor and birth. Gynecoid टाइप का pelvis most favorable pelvis माना जाता है लेबर और बर्थ के लिए, और मोस्ट कॉमनली सभी फीमेल्स में ये पाया भी जाता है। An android pelvis resembling a male pelvis would be unfavorable for labor because of the narrow pelvic plans. Android pelvis जो होता है, जो जिसे आप मेल पेल्विस के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इसकी जो ब्रिम होती है वो मेल पेल्विस के समान होती है, और इससे हम अनफेवरेबल मानते हैं। इस प्रकार के पेल्विस को हम लेबर और बर्थ के लिए फेवरेबल नहीं मानते। एन एंथ्रोपॉइड पेल्विस हैज़ एन आउटलेट दैट इज एडिक्वेट विथ अ नॉर्मल और मॉडरेट नैरो प्यूबिक आर्च। जो एंड्रॉइड टाइप का जो पेल्विस होता है उसमें जो आर्च होती है, जो ब्रिम होती है, वो कुछ इस प्रकार की होती है। अ प्लेटिप्लॉइड पेल्विस फ्लैट पेल्विस हैज़ अ वाइड ट्रांसवर्स डायमीटर बट द एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर इज शॉर्ट मेकिंग द आउटलेट इनएडिक्वेट। सिंपली हम कहें तो प्लेटिप्लॉइड पेल्विस जो होता है उसका जो वाइडन पार्ट है वो काफ़ी वाइड होता है एज कंपेयर टू द वर्टिकल पार्ट, सो इट इज़ नॉट मच सुटेबल फॉर दैट रीजन ऑल्सो। Friends, if you think this video is helpful, then please click upon the like button. Thank you. Question number 10. When administering a parenteral iron preparation to a child, the nurse should. आप एक बच्चे में पेरेंट्रल रूट से आयरन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो इसके बाद आपको क्या करना चाहिए या इसमें क्या करना चाहिए? अप्लाई आइस पैक्स टू अ साइट आफ्टर इंजेक्शन। इंजेक्शन लगाने के बाद आपको उस साइट पर आइस पैक्स अप्लाई करने चाहिए। रोटेट इंजेक्शन साइट अमंग द 4 एक्सट्रीमिटीज़। आपको इंजेक्शन को सभी चारों एक्सट्रीमिटीज़ में थोड़ा थोड़ा कर कर लगाना चाहिए। फर्मली मसाज द साइट आफ्टर विड्रॉल ऑफ क्लॉज ऑफ द नीडल। नीडल निकालने के बाद आपको उस साइट पर बहुत अच्छे से मसाज करनी चाहिए, या फिर चेंज नीडल आफ्टर ड्रॉइंग द ड्रग इनटू द सिरिंज। आपको जैसे ही आप ड्रग उसमें लगा दें तो आपको नीडल चेंज करनी है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, अप्लाई आइस पैक्स टू द साइट आफ्टर इंजेक्शन। इंजेक्शन लगाने के बाद आपको इंजेक्शन साइट पर आइस पैक्स लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अ प्रोमिसिंग ट्रीटमेंट फॉर सम चिल्ड्रन सफरिंग विद थैलेसीमिया। थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चे में प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट या मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या माना जाता है? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स, रेडिएशन थेरेपी या फिर स्टेरॉयडल थेरेपी? द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। हमें थैलेसीमिया से ग्रसित पेशेंट या बच्चों में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए, और ये एक इफेक्टिव या मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट माना जाता है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो हमें अदर सोशल मीडियाज़ पर भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बिकॉज आपकी प्रैक्टिस के लिए हम वहाँ पर रेगुलरली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर्स अपलोड करते रहते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर आपको हमारे द्वारा यूट्यूब पर पढ़ाई गई सभी लेक्चर्स की PDF भी मिल जाएगी। आप चाहें तो वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का और सभी सोशल मीडियाज़ का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन के इज़ इसेंशियल फॉर। विटामिन के किस क्रिया में आवश्यक है? ब्लड विस्कोसिटी, ब्लड थिनिंग, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड थिकनिंग? द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन के जो है उसका इस्तेमाल ब्लड में ब्लड क्लॉट बनाने हेतु होता है। ब्लड क्लॉट एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा बॉडी से ब्लीडिंग होने पर ज़्यादा खून ना बहे, इस चीज़ को प्रिवेंट किया जाता है। विटामिन के इज़ इसेंशियल फॉर एक्टिवेशन ऑफ ब्लड प्रोटीन ऑफ क्लोटिंग।
विटामिन के ब्लड प्रोटीन के एक्टिवेशंस के लिए आवश्यक है, जिनके द्वारा क्लॉटिंग मैकेनिज्म को कंप्लीट किया जाता है। दो प्रकार के विटामिन के पाए जाते हैं, विटामिन K1 जिसे आप फाइलोक्विनिनोन के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ प्राइमरली फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और ये मुख्य रूप से हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन K2 जिसे आप मैनाक्विनोन के नाम से जानते हैं, और ये मुख्य रूप से एनिमल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, while giving intramuscular injection the Z-track technique is used to। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने के दौरान Z-track टेक्निक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? रिड्यूस पेन, अवॉइड पंक्चरिंग ऑफ ब्लड वेसल, अलाउ ड्रग टू बी स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया ऑफ टिश्यू, प्रिवेंट बैकवर्ड लीकेज ऑफ मेडिकेशन। द राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रिवेंट बैकवर्ड लीकेज ऑफ मेडिसिन। दवा जिस साइट पर हमने एडमिनिस्टर की है उस साइट से वापस बाहर ना आ जाए, इस चीज को रोकने हेतु Z-track टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट ऑफ ब्लड इज 1 to 2%, 5%, 10%, 25%। The correct answer of the question is option A, 1 to 2%। Question number 15, birth weight of a child triples by। बच्चे के जन्म के समय जो वजन है वो किस उम्र पर 3 गुना हो जाता है? 1 साल में, 6 महीने में, 1.5 साल में, 2 साल में। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1 ईयर। जन्म के समय बच्चे का जो वजन है वो लगभग 1 साल की उम्र में 3 गुना हो जाता है, जबकि 6 महीने में डबल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, ऑल ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशंस आर करेक्ट व्हेन यूजिंग Z-track मेथड ऑफ इंजेक्शन एक्सेप्ट। आप किसी भी पर्सन में Z-track मेथड के द्वारा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद ये सभी प्रोसेस आपको करने चाहिए, एक को छोड़कर। पूरे क्वेश्चन का मतलब इस आखिरी वर्ड ने बदल दिया है। आप भी हमेशा याद रखें, जल्दबाजी में कभी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करें। आपके ऑप्शंस हैं, प्रिपेयर द इंजेक्शन साइट विथ एल्कोहल, आपको इंजेक्शन साइट को अल्कोहल द्वारा प्रिपेयर करना है, 1 इंच लंबी निडल इस्तेमाल करनी है मिनिमम, ब्लड एस्पायरेट करके देखना है बिफोर इंजेक्शन, रब द साइट वाइगरसली आफ्टर द इंजेक्शन, इंजेक्शन लगाने के बाद इंजेक्शन साइट को अच्छे से रब करना है। इन चारों में से आप कौन सा स्टेप Z-track मेथड से इंजेक्शन लगाने के बाद उपयोग नहीं करेंगे? The right answer of the question is option D, rub the site vigorously after the injection। इंजेक्शन लगाने के बाद आप उस इंजेक्शन साइट को तेजी से कभी भी रब ना करें, ये चीज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन व्हेन यू आर गिविंग द इंजेक्शन बाय यूजिंग Z-track मेथड। क्वेश्चन नंबर 17, इन BMW बायोमेडिकल वेस्ट ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट शुड बी सेग्रीगेटेड इन। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के अनुसार ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को आप किस कलर के बैग में सेग्रीगेट करेंगे, अलग करेंगे? येलो, रेड, ब्लैक, ब्लू। इंपॉर्टेंट, प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हम ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को येलो कलर के बैग में सेग्रीगेट करेंगे। ह्यूमन एनाटॉमिकल पार्ट्स, ड्रेसिंग मटेरियल, ब्लड बैग्स एंड एग्जामिनेशन ग्लव्स soiled with blood should be discarded in yellow bag। ह्यूमन एनाटॉमिकल पार्ट्स हों, ड्रेसिंग मटेरियल्स हों, ब्लड बैग्स हों या फिर ग्लव्स जो कि ब्लड से सने हुए हैं, उन सभी को आप येलो कलर के बिन में डिस्पोज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, अ 61 years old client with a history of chronic renal failure it is admitted with possible appendicitis। एक 61 साल के बुजुर्ग क्लाइंट जिनमें रीनल फेलियर है और उन्हें पॉसिबली डायग्नोसिस ऑफ अपेंडिसाइटिस के आधार पर एडमिट किया जाता है। बेस्ड ऑन दिस हिस्ट्री, विच एसिड बेस इम्बैलेंस इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड व्हेन लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट्स आर असेस्ड। इस आधार पर प्रश्न के अंदर कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है? पर्सन को रीनल फेलियर है, क्रॉनिक रीनल फेलियर है। आपके ऑप्शंस हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस,
रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। जब भी हम किडनीज की बात करेंगे वहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि मेटाबॉलिक एसिड बेस बैलेंस होगा। रेस्पिरेटरी तो वहां पर आप हटा ही दीजिए। दूसरी बात, पर्सन को क्रॉनिक रीनल फेलियर है तो ऐसी केस के अंदर एसिडोसिस डेवलप होता है, तो हम कहेंगे कि पर्सन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। क्रॉनिक रीनल फेलियर इज अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्वेश्चन नंबर 19, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर फॉर हाउ मेनी आवर्स। ब्रेस्ट मिल्क को आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर कितने समय के लिए स्टोर कर सकते हैं? 4 घंटे, 2 घंटे, 8 घंटे या फिर 6 घंटे? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ब्रेस्ट मिल्क को आप रूम टेम्परेचर पर 4 घंटे तक स्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज द ड्रग यूज्ड फॉर द क्लोजर ऑफ PDA, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस कंडीशन में आप किस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए डोपामाइन, फिनोबार्बिटोइन, इंडोमेथासिन या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी इंडोमेथासिन। पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस PDA में क्लोजर के लिए हम पेशेंट को इंडोमेथासिन ड्रग देते हैं, इंडोमेथासिन। क्वेश्चन नंबर 21, a client has an elevated AST 24 hours following chest pain and shortness of breath। एक पेशेंट जिसने बताया कि उसे चेस्ट पेन हो रहा है, उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो रही है, उस पेशेंट में आपने AST चेक करवाया 24 घंटे पर तो वो बढ़ा हुआ आया, तो ऐसी सिचुएशन में आप किस पॉसिबल डायग्नोसिस को होना पाएंगे? गॉल ब्लैडर डिजीज, लीवर डिजीज, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन या फिर स्केलेटल मसल इंजरी? द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। AST इज एन एंजाइम रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू टिश्यू डैमेज। जो AST एंजाइम है, जब पर्टिकुलर ऑर्गन के टिश्यूज डैमेज होते हैं उस समय उस ऑर्गन द्वारा इसे रिलीज्ड किया जाता है। यदि ब्लड में इसका लेवल एलिवेटेड पाया जाता है तो हम कह सकते हैं कि उस पर्सन में संबंधित ऑर्गन प्रभावित है या संबंधित कोशिकाएं डैमेज हो रही हैं। AST का फुल फॉर्म होता है एस्पार्टेट ट्रांस एमिनेज, एस्पार्टेट ट्रांस एमिनेज। AST is found in liver, heart, skeletal muscle, kidney, brain and red blood cells। एस्पार्टेट ट्रांसएमिनोज जो है वो लीवर सेल्स, हार्ट सेल्स, स्केलेटल मसल्स, किडनी, ब्रेन और RBC में मुख्य रूप से पाया जाता है। द सिम्टम्स आर सजेस्टिव ऑफ मायोकार्डियल इंफ्राक्शन डैमेज। AST rises 24 hours आफ्टर मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। मायोकार्डियल इंफ्राक्शन या हार्ट अटैक आने के 24 घंटे बाद AST का लेवल बढ़ता है और 24 घंटे बाद ही हमने इस क्लाइंट की ब्लड रिपोर्ट कराई थी, AST चेक करवाया था, तो इससे हम कह सकते हैं कि पर्सन में हार्ट अटैक का डायग्नोसिस। क्वेश्चन नंबर 22, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम NIDDCP वॉज लॉन्च्ड इन। नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया? 1963, 1973, 1989, 1983? The right answer of the question is option C, that is 1989. National Iodine Deficiency Disorder Control Program was launched in the year 1989. NIDDCP जो प्रोग्राम है वो दिसंबर 1989 में शुरू किया गया था और इसे प्रीवियसली नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से जाना गया था, जो कि 1963 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज। यदि किसी पेशेंट में आप बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, मासिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, तेज़ी से ब्लड चढ़ा रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में चढ़ा रहे हैं, तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? हाइपोकैलेमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैलीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
The right answer is option D, hyperkalemia and hypocalcemia. मासिव ब्लड ट्रांसफ्यूशन का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा वो होगा हाइपर कैलीमिया, पोटेशियम लेवल का बढ़ जाना, एंड हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम का कम होना। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए? कोएंजाइम ए का निम्न में से कौन सा कंपोनेंट माना जाता है? रेटिनॉल, पेंटोथेनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन या फिर रेटिनोइक एसिड? The right answer of the question is option A, रेटिनॉल को हम कोएंजाइम ए का कंपोनेंट मानते हैं। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे हों, तो प्लीज़ क्लिक अपॉन द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर नर्सेस प्रिपरेशन फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़। ऑल द बेस्ट।